सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड सेशन। हम अपना सेकेंड क्लास जो है साइकोलॉजी के आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं। हम 3:05 में अपनी क्लास एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो और प्रेयर स्टार्ट करने के बाद, मतलब प्रेयर एंड के बाद आप सभी तैयार रहेंगे कल हमने जितना पढ़ा था उसके लिए, ठीक है। ओके, तो एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं राहुल जी? प्लीज कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर देना। हाँ प्लीज आप कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, तो कोई भी कर दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में, क्योंकि आपको पीपीटीज भेज दी गई हैं, उन्हीं को प्रेजेंट करना है आपको। ओके, तो सभी लोग अपनी कमर गर्दन सीधी करें और तब तक जब तक प्रेयर हो रही है तो डाउनलोड पे लगा दे सभी लोग, कोई भी प्रेजेंट कर सकता है पीपीटी। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, दोनों आंखों को सहजता से बंद करेंगे। मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मेरे साथ साथ संकल्प करेंगे। हमारे नेट के एग्जाम को 20 डेज रह गए हैं, तो हम सभी इन 20 डेज में जितना हमसे हो सके अपनी पूरी मेहनत करेंगे और अपनी पूरी लगन के साथ दृढ़ता पूर्वक जेआरएफ निकालेंगे और सभी रोज प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे। ओम ओम ओम। दोनों हाथ को रब करें, अपनी पूरी बॉडी पे लगाएं। अगेन रब योर बोथ पाम, पुट योर पाम ऑन योर आईज। आंखों को सहजता से खोलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज की क्लास में आपका स्वागत है, ठीक है। जो प्रेजेंट करेंगे उनके बाद वाला थैंक यू। ओके, तो आप सभी लोग जो है जिन्होंने कर लिया, कोई भी जो प्रेजेंट कर सके वो एक बार मुझे बता दीजिए कि स्लाइड से 3, क्योंकि मैं प्रेजेंट करती हूँ तो लेफ्ट हो जाता है। तो कोई एक बताइए जो प्रेजेंट कर पाएंगे स्क्रीन। अच्छा, आप प्रेजेंट कर रही हैं क्या पूजा जी? अच्छा, ये वाली स्लाइड नहीं करनी है प्रेजेंट, हमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्लाइड मैंने कल आपको पढ़ाई थी वो वाली प्रेजेंट करनी है, इसको लास्ट में प्रेजेंट करना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख लीजिएगा, कल की जो स्लाइड है उसको आप, ये वाली नहीं, एक और स्लाइड है जो सबसे पहले मैंने कल पढ़ाई थी, 33 पेज की है, उसको जो है प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके पहले अभी मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा पूछूंगी। नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर दीजिएगा, बट ये नहीं कि कुछ आंसर ना दें आप, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं? मैसेज करिए या अनम्यूट करके बताइए। आज की क्लास के लिए और कल के क्वेश्चन आंसर के लिए आप सभी तैयार हैं क्या? हेलो, मेरी आवाज तो आ रही होगी आप सभी तक? जी, ओके। पूनम दीदी बस तैयार है, बाकी कोई तैयार नहीं है। तो जो तैयार नहीं है मैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, चलिए, वेरी गुड। प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन? हाँ भावना जी, आप प्रेजेंट कर दीजिएगा स्क्रीन अगर आपके पास हो तो। कोई और है जो स्क्रीन प्रेजेंट कर सके इनके अलावा? एनीवन? पूनम दीदी आप कर देंगी? मैं ही कर देती हूँ, ठीक है। जैसा भी होगा मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत आएगी तो ठीक है, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, मैं ओके आपको ओके, पहले पूजा जी कौन सा वाला प्रेजेंट करना है? जो सबसे पहले मैंने कल दिया था, प्रेजेंट किया था, वही वाली 33 स्क्रीन पेज। प्रेजेंट ओके, करना। हाँ, उसका पेज नंबर 26 आप ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके,
चलिए, तो हम सभी तब तक कल का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मुझे बताइए आप सभी कि हमने जो पर्सनैलिटी पढ़ा है उसकी डेफिनेशन किन्होंने सबसे सटीक दी है। मैसेज करिएगा और जो अनम्यूट कर सके अनम्यूट करिए। एनीवन? अभी सबको नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? अल्पोर्ट ने दी है। किस? जी आरपोर्ट ने दी है। वेरी गुड पूनम दीदी जी, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि आरपोर्ट के डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे? पुष्पा दीदी आप बताइए। हेलो, आई थिंक आधे से ज्यादा लोग मोबाइल छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का नेक्स्ट सेशन, आप लोग आंसर नहीं दे रहे तो क्वेश्चन पूछ के मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी। आज हम नेक्स्ट, मैं बता रही हूँ। हाँ दीदी। चार चीजें बताई गई थी। एक तो मनोशारीरिक तत्व, और एक व्यक्त्यात्मक संगठन और संगतता, और वातावरण में अपूर्ण समायोजन का निर्धारण। 4 चीजें बताई गई। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो जितना मैंने कल आप लोग को पढ़ाया है आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना पढ़िए उसको, ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो भी कोई बात नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पढ़ा था शायरमैन और रोसमैन के, हमने पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन। इसके बाद का होगा पूजा जी कैटल का क्लासिफिकेशन, उसका ओपन कर दीजिए एक बार, इसके बाद होगा शायद ट्रेड थ्योरी। और नीचे 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 कैसे जाए मैं बताऊंगी नेक्स्ट, और नीचे पेज। ओके, कैटल ट्रेड थ्योरी, जी जी, बस बस ऊपर वाला पेज, इसके ऊपर वाला पेज पूजा जी, कैटल ट्रेड थ्योरी। ओके, ठीक है, इसके पहले एक और पेज होगा, उसको कर दूसरा दीजिए। पेज है मीनाक्षी जी, ये वाला पेज नहीं है, और ऊपर होगा वो। इसके ऊपर वाला पेज, हाँ इसके ऊपर वाला पेज बोल रही हूँ मैं, इसके ऊपर वाला पेज एक और ऊपर। पूजा जहाँ पे सबका टेबल बना हुआ है वो वाला पेज है। ओके वेरी गुड, ठीक है, ओके इतना ही है, इतना यही पर से हमें पढ़ना है, ठीक है। कैटल ट्रेड थ्योरी यही पर था पूजा जी, आप बस इसके बाद वाला पेज कर दीजिए जो था, इसके नीचे वाला पेज, बस बस बस, अब कहीं नहीं ले जाना है, ठीक है, नीचे वाला पेज, इसके नीचे वाला, आईपोर्ट के बाद जो आप किए थे ना अभी वही था, इसके बाद वाला पेज नंबर 7 है पूजा, पेज नंबर 7 इसके बाद, हाँ बस बस यही वाला जो कैटल स्टेट थ्योरी लिखा सेकंड पेज में, वहां पर ले आइए। ओके ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच पूजा जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी था, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल 2 तरीके की अप्रोचेस बताई थी, एक होती है टाइप अप्रोच, दूसरी होती है ट्रेट अप्रोच। तो टाइप अप्रोच में हमने 4 के बारे में पढ़ा था, कौन थे वो? हमारे क्रेसनर थे, शेल्डन हो गया आपके जूम, और एक आपने पढ़ा था फायरमैन एंड रोसेनबर्ग का, ठीक है। तो ये 4 थ्योरी हमने पढ़ी थी टाइप अप्रोच के अंतर्गत। फिर हमने पढ़ा था ट्रेट अप्रोच, ठीक है। ट्रेट मतलब कि जो व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन करता है, जो एक चीज जो उसके अंदर रहती ही रहती है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ट्रेट अप्रोच के अंतर्गत हमने आल्पोर्ट की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, कॉमन और इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल के अंतर्गत हमने पढ़ा था 3 चीजें, पहला था कार्डिनल, दूसरा सेंट्रल, तीसरा था हमारा सेकेंडरी। तो कार्डिनल मैंने आप लोग को बताया था कि जो किसी भी व्यक्ति की स्पेसिफिक जो क्वालिटी होती है उसको हम कार्डिनल में लिखते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा हो गई जो ह्यूमैनिटी के लिए या फिर मदरहुड के लिए जाने जाती हैं, गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी, ये सब हमारे कार्डिनल में आते हैं। फिर मैंने सेंट्रल बताया था आपको, जो हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है वैसी, ठीक है। फिर बताया था मैंने सेकेंडरी, कि अगर एक के अंदर है दूसरे के अंदर वो चीज कम होगी, ठीक है, तो उसको हम सेकेंडरी कहते थे। ये था हमारा आल्पोर्ट का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है ट्रेट थ्योरी में, कैटल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें बताया गया कैटल स्टेट थ्योरी। इन्होंने पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए 4 थ्योरी बताई। तो सबसे पहले देखिए, कैटल जो थे वो आल्पोर्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने क्या किया, आल्पोर्ट ने कम ज्यादा से ज्यादा 18,000 ट्रेट्स बताए थे, ठीक है। अब हमने तो यहाँ देखिए 4 पढ़े या 5 पढ़े, उन्होंने 18,000 ट्रेट्स के बारे में बताया था आल्पोर्ट ने। उनमें से क्या किया कैटल ने, 4500 जो ट्रेट्स हैं उनको उन्होंने चुन लिया कि मैं इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, कुछ ट्रेट ऐसे थे कि उन्हें लगा हम दोनों के सेम ट्रेट हैं, मतलब कि एक जैसे लग रहे हैं, उन्होंने उनसे भी छाट कर 200 ट्रेट्स बनाए, ठीक है।
पहले था 18,000 जो एयरपोर्ट में दिया, उससे चुना इन्होंने 4500, फिर 200, फिर लास्ट में इन्होंने 35 ट्रेड्स बताए। उनमें से भी 16 ट्रेड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, और उसी बेस पे एक क्वेश्चनर भी बनाया गया जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। पहला आपका कॉमन ट्रेड, ठीक है। कॉमन ट्रेड क्या होता है, जो लगभग सभी में होता है। कॉमन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है उसको हम कॉमन ट्रेड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, इसमें जैसे ऑनेस्टी हो गया, एग्रेशन हो गया, ये नॉर्मल चीज सभी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका यूनिक ट्रेड, ठीक है। यूनिक ट्रेड में क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो चीज होती ही होती है, और इमोशनल बहुत होते हैं ये। मान लीजिए इनको गुस्सा कभी आएगा ही नहीं, और आएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, तो मतलब एक चीज इनके अंदर होती होती है जो उनको बाकी चीजों से यूनिक बना देती है, ठीक है। और ये इमोशनली बहुत वीक होते हैं, क्योंकि गुस्सा जिनका, आप देखना लोगों को लगता है कि हम गुस्सा करेंगे या फिर एंगर करेंगे तो हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, हम रो नहीं रहे हैं इसका मतलब वी आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है। और जो रोता है वो स्ट्रांग नहीं है, बट दोनों ही एक तरीके की इमोशनल कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति रो नहीं पाता तो उसका एक्सेसिव एंगर आता है, ठीक है, जब वो अपनी भावना को नहीं बता सकता, तो ये भी एक तरीके का इमोशनली वीक होने का सिंबल है, ठीक है। तो यूनिक ट्रेट जो होते हैं इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका सरफेस ट्रेट। सरफेस ट्रेट में क्या होता है, जो क्यूरियोसिटी जिनके अंदर होती है, ठीक है। इसमें क्यूरियोसिटी जानने, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। कुछ चीज हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब मैंने आपको बता तो दिया कि जिनके अंदर जो इमोशनल वीक होते हैं, इनमें से 15-20 में से कुछ ऐसे होंगे वो नहीं, क्यों इमोशनली वीक होते हैं, मैं तो गुस्सा करता हूँ, मैं तो नहीं हूँ। उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाएगी चीजों को, और मैं उनको आंसर नहीं बताया कि इनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ठीक है। फिर इनके अंदर क्या होगा, डिपेंडेंसी होगी, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। दूसरों की बातों को सुनना ज्यादा पसंद करें, दूसरे अगर जो बोल रहे हैं वही ये करेंगे, अपने आप पर इनको भरोसा इतना नहीं होता है। जिज्ञासु है तो दूसरे जो कुछ बोल दिया तो इनको लगेगा हाँ ठीक है सही हो गए, ये सही बोल रहे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका सोर्स स्टेट, ठीक है। सोर्स स्टेट में बताया आपको, ये क्या होते हैं, अपनी ही चलाते हैं, इनके अंदर डेमोक्रेसी की भावना, ये अपनी क्या करते हैं, अपनी बात को लेके ही चलते हैं, ठीक है। जैसे कि सास, एक एग्जाम्पल दिया, ये सास होती है, बहू को क्या बोलती है, तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, और अपनी बात बताएगी कि मैं सास हूँ, तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई सास होंगी, जैसे अभी तो सास कोई नहीं होंगी, जब बनेंगे तो ऐसा ना करें, ठीक है। और बताएगा टारगेट के लिए जीते, इनका कुछ ना कुछ टारगेट होता है, ठीक है। सोर्स नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ चीजें इनको करनी है, तो सोर्स मतलब कुछ ना कुछ टारगेट है इनकी लाइफ में कि इनको वो करना ही करना है। ये भी थोड़े इमोशनल प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो ये कैटल्स के 4 क्लासिफिकेशन थे जो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट पेज कर दीजिए पूजा जी, आपको समझ आ रहा होगा। हाँ कुछ पूछ रहे थे क्या कोई, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो मैंने आपको बताया 17,000, तो ये अप्रोक्स है 18 to 17,000 टेस्ट की स्टडी किया, और लास्ट में उन्होंने 16 पीएफ को ऐड किया, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड था ट्रेट के अंदर, वो है हमारा टाइप कम ट्रेट अप्रोच, ठीक है। टाइप कम ट्रेट अप्रोच में क्या होता है, इसमें बताया गया है ये 2 मेन, इसमें 4 चीजें मेन पाई जाती है, ठीक है, हमारे बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, ठीक है, कि हम अपने आप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई किया गया है टाइप कम ट्रेट थ्योरीज, ठीक है। इनको किसने दिया, एच.जे. आइजेंक ने दिया है ये थ्योरी। ये आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये पूछता है, ठीक है। तो नाम और जिन्होंने दी है उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो टाइप कम ट्रेट थ्योरी जो है एच.जे. आइजेंक ने दी है। इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका इंट्रोवर्जन, ठीक है। तो मुझे बताइए इंट्रोवर्जन हमने किसके में पढ़ा था, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी किसकी थ्योरी में पढ़ा है हमने ये, एनीवन? इंट्रोवर्ट हमने कल पढ़ा था क्लासिफिकेशन, किनके ओके वेरी गुड। तो ये कार्ल जूंग का जो है उन्होंने क्लासिफाई किया था इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक्सट्रोवर्जन इन्होंने बताया जो कि ओपन बुक होते हैं। ये जो 4 चीजें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ही वर्क करती, ठीक है। अब बताया गया न्यूरोटिज्म, इसमें क्या होता है, आपके निगेटिव थॉट वाले पर्सन ज्यादा होते हैं, ठीक है। इनको क्या होगा कि मैं कोई भी चीज हो रही, अरे यार कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, निगेटिव चीजों पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। फिर आते हैं हमारे साइकोटिज्म, ठीक है, इनमें अग्रेसिवनेस और एंगरनेस ज्यादा होती है, ठीक है।
तो ये 4 क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। तो देखिए न्यूरोलॉजी पढ़ी होगी आपने, पढ़ा होगा किसी किसी को जो होता है नर्वस लेवल पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ब्रेन लेवल, किनको किन्हीं किन्हीं को साइकोसिस होता है, ठीक है। तो न्यूरोसिस और साइकोसिस दो अलग अलग कंडीशन होती हैं। वैसे ये न्यूरोटिज्म है और साइकोटिज्म है। तो न्यूरोटिज्म में आपको कहता है व्यक्ति केवल निगेटिव होगा, लेकिन जो साइकोटिज्म चीजें आती है उसमें वो निगेटिविटी के साथ एंगरनेस उसके अंदर ज्यादा होगा, एग्रेसिवनेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन जो है हमें आइजैक ने बताए हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको इतने सारे क्लासिफिकेशंस बताए थे सबके, ये टाइप है, आपको सबके टाइप याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप याद करिएगा। नेक्स्ट हम कुछ पर्सनालिटी टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा स्लाइड नीचे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, आप वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पीडीएफ भी नहीं बनाया उसका कुछ, तो आप उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए हमारी पर्सनैलिटी तो हम जान गए कि ये पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी होती है। अब इसको हमको जज करना है। हम क्या है, हमारे पास अगर क्लाइंट आता है, हम काउंसलर हैं, ठीक है। अब जब आप योगा के फील्ड में हैं, तो आप जब योगा थेरेपी करेंगे तो काउंसलिंग भी करेंगे। आपके पास पेशेंट या क्लाइंट्स आएंगे, अगर उनको कोई भी बीमारी, ठीक है, तो पहले तो आप उनका मेंटल जो लेवल है कि वो उनका मेंटल स्टेट क्या है उस टाइम पे, वो आप चेक करेंगे। तो उसकी पर्सनैलिटी देखेंगे कि कैसी पर्सनैलिटी है। अगर उनकी बॉडी पे उनकी पर्सनैलिटी का कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो आप उसको चेक करेंगे। तो इन सबको चेक करने के लिए हम आउटर साइड से नहीं दे सकते, इसके लिए साइकोलॉजी में या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग टेस्ट या मेजरमेंट या क्वेश्चनर बनाए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चनर होता है, जिसके थ्रू हमारा कोई भी क्लाइंट होता है वो, जिसमें हम बायस नहीं हो सकते। वो क्लाइंट क्या होता है, अपने हिसाब से अपने मन से कोई भी चीज लिखकर चला जाता है, उसको जो लगता है, ठीक है। क्वेश्चनर में ये होता है कि वो जो बातें हमसे कह नहीं सकता वो क्वेश्चनर में कर सकता है, ठीक है। तो हमको उसकी पर्सनैलिटी को जज करने में या फिर उसको जानने में, जज तो नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, उनको जानने में हमको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो कुछ टेस्ट बनाए गए हैं इसमें, वैसे ही पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट बनाए गए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो 16 PF, इसका फुल फॉर्म होता है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर, ठीक है। अब इसके अंदर 16 पर्सनैलिटीज आती है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रखिएगा कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। ये क्या होता है, ये भी कैटल ने दिया, जो हमने बताया था ना कैटल का क्लासिफिकेशन, कैटल द्वारा ये दिया गया है। कैटल और उनके कुछ फ्रेंड्स थे जैसे कि रेमंड बी हो गए, तो ये लोगों ने मिलकर दिया है ये क्वेश्चनर। ये एक सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति, उसके 16 फैक्टर्स दिए होते, कुछ क्वेश्चन दिए होते, उनको वो फिल करता है, खुद की इन्वेंट्री करता है, सेल्फ इन्वेंट्री की उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। तो 16 PF जो है वो कैटल द्वारा दिया गया था। तो ये कभी कभी क्वेश्चनर किसने दिया, कौन कौन सा क्वेश्चनर है, ये भी पूछ लिया जाता है, या फिर फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका टेट, मतलब TAT, इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, एप्रिसिएशन नहीं, अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। प्रोजेक्टिव मतलब किसी एक चीज पे फोकस करना, ठीक है। ये 1930 में डेवलप किया गया था। किन्होंने डेवलप किया था इसको, हेनरी ए मरे, मरे और मॉर्गन, सुना होगा आपने साइकोलॉजी में, जो साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं। तो मरे और मॉर्गन है, इन्होंने थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट दिया है। ये जो टेस्ट होता है जनरली हमें, हमारी फैंटेसीज क्या है, हम क्या, हमारे थॉट्स क्या है, किस थॉट की वजह से क्या हो रहा है, उस चीज को नापता है। तो कभी कभी हमारी पर्सनैलिटी की वजह से या हमारे थॉट की वजह से हमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को मेजरमेंट करने के लिए कि किस लेवल पर है ये, ठीक है, उसके लिए ये TAT टेस्ट बना हुआ है, ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। वैसे ये तो एडल्ट्स के लिए ज्यादा बनाया, मेजर किया जाता है, क्योंकि एडल्ट्स और चिल्ड्रन की फैंटेसीज या थॉट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर बनाया गया दूसरा कैट बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट। ये भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, चिल्ड्रंस के लिए होता है कि वो अपने सिचुएशन में या फिर अगर स्कूल में जा रहे हैं तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, पेरेंट्स का फिगर आउट करते हैं। TAT अब SSB में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आर्मी ऑफिसर एंट्री के लिए। जी बहुत सही बताया दुष्यंत जी ने, आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी ये होता है, ठीक है, TAT टेस्ट की। उनका मेन क्या होता है, हमको जानना था उनके थॉट का कि कैसा सोचते हैं क्या नहीं। तो वैसे चिल्ड्रंस का भी होता है कि चिल्ड्रन जो है कैसा सोच रहे हैं, उनके आसपास की चीज, क्योंकि वो बता नहीं पाते चीजों को, तो वो भी उनके लिए किया जाता है CAT, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर आपके टाइप ऑफ टेस्ट कंप्लीट होते हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी पूजा जी से कि जो मैंने स्लाइड भेजी है एक, उसमें साइकोलॉजी 2 करके लिखा होगा,
सब इसके बाद ग्रुप में ही आई है वो। एक बार आप ग्रुप ओपन करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी। स्लाइड ओपन, ये वाली नहीं, व्हाइट कलर की होगी वो, ये वाली नहीं है, ये कार्ल रोजर्स की है, सबसे पहले आई होगी, व्हाइट कलर की है वो आपकी, फ्राइड की। हाँ रंजीत जी बोले रोशाक टेस्ट, हाँ रोशाक टेस्ट भी होता है, ये भी नहीं है, ये नहीं, ये कार्ल रोजर्स की है, ये मैस्लो की है, सबसे पहले आई होगी शायद, आज मैंने सबसे पहले ग्रुप में भेजी है उसे। MDY ग्रुप में देख लीजिए इफ यू हैव। हाँ ये वाली साइकोलॉजी 2 लिखा है जिसमें। ओके, तो आई थिंक आप लोग को क्लासिफिकेशन समझ में आया। साइकोलॉजी 2, ये वाली नहीं, मैस्लो वाली नहीं, सबसे ऊपर लिखा है साइकोलॉजी 2 इसके पहले। हाँ ओके, थैंक यू। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट, जो मैंने आप लोग को बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब हमने अभी क्या पढ़े थे, अभी तक टाइप्स पढ़े थे कि इन्होंने इतने क्लासिफिकेशन दिए, इतने क्लासिफिकेशन दिए। अब हमारे पास 3 थ्योरी है जो हमें इसमें पढ़ना है। एक है सिगमंड फ्राइड की पर्सनैलिटी की थ्योरी, जिसको हम साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। दूसरी है हमारी क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ कार्ल रोजर्स की है। कार्ल रोजर्स ने भी दिया है आपका पर्सनैलिटी पे सेल्फ कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अब्राहम मिस्लो, ठीक है, मैस्लो की। इन्होंने क्या दिया है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की। तो ये 3 थ्योरीज जो है हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत। सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी सिगमंड फ्राइड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया, जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर, ये इससे डेफिनेशन बताई गई है कि जब चाइल्ड बर्थ लेता है तो जो उसके 5 साल होते हैं, पहले 5 साल वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो हमारे जन्म से लेके 5 साल का जो एज होती है उसमें ही हमारा कैरेक्टर या फिर हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर हैज बीन फॉर्म बाय एज ऑफ 5, ठीक है, ऐसा बिलीव किया जाता है। तो ऐसा सिगमंड फ्राइड का मानना है कि 5 साल तक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। उनका कहना है फ्राइड पर्सनैलिटी थ्योरी कैन बी कंसेप्चुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ, अब इसको जो थ्योरी उन्होंने दी है उसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला होता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा है टोपोग्राफी ऑफ माइंड, तीसरा है स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये 3 चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा टोपोग्राफी ऑफ माइंड, देन है स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा पूजा जी। ओके, अब देखिए जो मैंने आपको पहला बताया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, तो इसमें 3 मेन चीजें जो है, 3 कंपोनेंट वो काम आते हैं, वो है आपका ईड, ईगो और सुपर ईगो। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ईड होता है उपाहम, ईगो होता है अहम, और सुपर ईगो होता है पराहम, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है मेनली पर्सनैलिटी के कंपोनेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। ओके, अब हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जो मैंने आपको बताया। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के सबसे पहले आता है हमारा ईड, ठीक है। ईड को हम समझेंगे होता क्या है। बताया गया ईड इज रूल्ड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए सबके ये तीनों में कुछ कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं। प्लेजर मतलब हम क्या समझते हैं कि हमको आनंद की अनुभूति, आनंद सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो ईड है वो हमें जन्मजात मिलती है। जन्मजात मतलब जब हम पैदा होते तब से ही हमारे अंदर रहती है। बच्चों को आप देखेंगे क्या चीज उनमें ज्यादा रहती है, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मतलब कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। आप 2 बच्चों को देखिए, टॉयज अगर उनके पास है तो दूसरे बच्चे अपने टॉय के लिए या फिर दूसरे के टॉय देखे, उनको चाहिए तो चाहिए ही, जब तक उनको नहीं मिलेगा उनको वो प्लेजर नहीं मिल सकता। तो चाहे वो किसी बर्तन की बात हो, चाहे आप टॉय की बात करें, चॉकलेट्स की बात करें, तो वो उनको लगता है बस उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। वो प्लेजर प्रिंसिपल पर ही जीते हैं। उनको लगता है मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं मिलेगी तो मैं रोऊंगा। 2 चीज ही वो जानते हैं, ठीक है। तो ईड जो है वो हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्लेजर प्रिंसिपल होता है केयर्स ओनली अबाउट इमीडिएट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पे आपको उस टाइम पे जो है संतुष्टि हो जाए। केयर अबाउट डिफरेंट, डजंट केयर अदर, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है वो कि दूसरों को कैसा लगेगा, अगर मैं दूसरे बच्चे छीने तो वो रोने लग जाएगा, ऐसा वो कभी नहीं सोचते, ठीक है। और वो ये भी सोचते कि अगर मैं कुछ करूंगा मार दूंगा तो लोगों लगेगा कुछ नहीं, ठीक। उनको हमेशा इनऑर्गेनाइज वे पे काम करना रहता है। हमेशा ईड वाली पर्सनैलिटी के कैसे होते हैं,
अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए चीजों को करते हैं, इसलिए ये प्लीजर प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी, नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा, मुझे ऐसे ही साइकिल मिली थी बचपन में, ओके ठीक है। नेक्स्ट है ईगो। ईगो में बोला गया है द ईगो इज रूल्ड बाय। ठीक है, अब ईगो की बात की गई, आपको ई तक तो समझ में आया होगा, जहां पर नहीं समझ में आया आप लोग उसको नोट कर लीजिए, लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बात है हमारा ईगो प्रिंसिपल, तो ईगो इज रूल्ड बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, द ईगो इज प्रैग्मेटिक, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। ठीक है, ईगो मतलब क्या होता है, ईगो का जब प्रिंसिपल आता है तो ये रियलिटी पे कि जो है सो है। ठीक है, हमको जो दिख रहा है, अगर घर में किसी के यहाँ कोई लोग मतलब हुआ पैसे की से नहीं है, और जैसे आप को देखिए, दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास बहुत पैसे हैं, एक के पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो एक चले पार्टी करते हैं, एक क्या बोलेगा, "नहीं यार, मेरे घर में पैसे की थोड़ा कमी है, मैं नहीं एक्सक्यूज मी जाऊंगा मैम, पार्टी करने"। हाँ बताइए। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्लब हो रही है एंड थोड़ा सा स्पीच स्लो प्लीज। ओके ओके थैंक ओके यू। ओके, ठीक है, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग बीच में से बोल दीजिए। ठीक है, देखिए, अगर आप ईगो की बात करते हैं तो क्या होता है, हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं। ठीक है, एक फ्रेंड हो गया वो बहुत पुअर है, एक फ्रेंड हो गया वो थोड़ा रिच है, दोनों लोग घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो रिच है वो बोलेगा यार चल ना अपन पिज्जा खाते हैं, थोड़ा बर्गर खा लेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या 500-600 का बिल बनेगा, और क्या खा लेते हैं अपन। लेकिन जो पुअर होगा वो क्या बोलेगा, नहीं यार मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे घर से मुश्किल से 50 या 100 रुपए मिलते हैं, मैं उसको जोड़ के रखता हूँ, खर्च नहीं करता। ठीक है, तो उसको रियलिटी पता है, अगर यहीं पर ईड काम कर रहा होता, ठीक है, तो वो क्या करता, घर जाता, घर में जिद करता जाके कि मुझे 500 रुपए चाहिए ही चाहिए, मुझे दीजिए पैसे, मैं जाऊंगा पिज्जा खा के आऊंगा। ठीक है, तो ईड जो है वो प्लेजर मांगता है, लेकिन जब हम ईगो पे आते हैं तो वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, प्रेगमेटिक, और इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं कि यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, आप हमेशा वो चीज नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं। ठीक है, आप चाह सकते हैं, चाहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाह लीजिए कि मेरे पास कार हो, BMW हो, ठीक है, कुछ भी चीज हो, लेकिन आप उसको पा नहीं सकते कभी, ऐसा होता है मतलब। और जो ईड है उनको चाहिए ही चाहिए, उनके पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं तो मेरे को नहीं मिलेगा, पैसा नहीं तो चोरी करके लाओ और मेरे को दो, ऐसा वाला है। ठीक है, इससे बताया नेक्स्ट, द ईगो मेडिटेट्स बिटवीन ईड एंड द वर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों के बीच में काम करता है ईगो। कभी कभी तो जिद करेगा, लेकिन कभी सोचेगा नहीं यार रियलिटी तो ये है, ऐसा नहीं, पहले उसको लगेगा कि घर में जिद करूं कि बाबा मुझे 200 रुपए दे दो, फिर मम्मी एक झापड़ खींच के लगाएगी, बोलेगी घर में खाने को पैसा नहीं है, तेरे को पिज्जा खाने की पड़ी है। ठीक है, तो रियल दोनों के बीच में ये घूमता रहता है। द ईगो डेवलप्स स्ट्रेटजी टू हेल्प द ईड मेक इट अंटिल द अर्ज कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ईगो क्या करता है, इसमें स्ट्रेटेजी बनाता है, हाँ खींच के एक देती है, संतोषी जी बोल रही है। ठीक है, डेवलप करता है स्ट्रेटजी को टू हेल्प ईड मेक इट अंटिल द अर्ज कैन बी सेटिस्फाइड। ये क्या करता है, ईड इसको तब तक इसके साथ रहता है जब तक हमारी अर्ज जो है, जो हमारी नीड है वो सेटिस्फाइड नहीं होती। ठीक है, इट टेक्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी टू हेल्प सप्रेस द ईड अर्ज। अब क्या होता है, किसी भी इंसान को जिसको अपनी इच्छा को दबाना, ये एक तरीके की इच्छा ही हुई, हम पिज्जा खाना चाहते हैं लेकिन घर में दिक्कत है, हमको नहीं खाना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत मात्रा में साइकिक एनर्जी चाहिए होती है, हमको हमारे माइंड सेटअप बनाना पड़ता है कि नहीं मुझे खाना तो है पर घर की कंडीशन भी देखना है, मुझे घूमने जाना तो है पर घर की कंडीशन भी देखना है। अभी आप देख लीजिए, कोरोना है, घूमने का पूरा वर्ल्ड टूर करने का मन कर रहा है, लेकिन कोरोना है भाई, नहीं जा सकते हम, तो ये ईड को हमको सप्रेस करने में बहुत ज्यादा साइकिक एनर्जी का जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ईगो, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, आपको दे देगा कि सही जोड़ी मिलान। ठीक है, उसमें एक तरफ लिख देगा ईट ईगो सुपर ईगो, और एक तरफ लिख देगा आपका रियलिटी प्रिंसिपल, मोरल प्रिंसिपल और प्लेजर प्रिंसिपल। अब बोलेगा इसको आप मैच का फॉलो मैच करिए इसको, तो आपको क्या करना है, ईड में क्या होगा, प्लेजर प्रिंसिपल होगा, ईगो में क्या होगा, रियलिटी प्रिंसिपल होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सुपर ईगो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। ओके ठीक है, अब हम आते हैं सुपर ईगो पे। ये क्या बताया गया, वर्क ऑन परफेक्शन प्रिंसिपल, हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं कि हमें परफेक्ट रहना है, अगर हमने कुछ मोरल बना लिए हैं तो हमें उनमें रहना ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे कोई बच्चा रहता है छोटे में बचपन में,
पहले तो जिद करेगा, ईड वाली कंडीशन में वो जिद करेगा। ईगो वाली कंडीशन में रियलिटी से थोड़ा थोड़ा वाकिफ होगा कि हाँ घर में दिक्कत है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा 24 साल का 25 साल का, तो क्या करेगा, अपने मम्मी पापा के साथ एडजस्टमेंट बनाना स्टार्ट कर देगा। बोलेगा मम्मी मैं समझ सकता हूँ, मेरे अंदर वो अपने आप को कि मैं अब कर्तव्य उठाने के काबिल हो चुका हूँ, मुझे अब ड्यूटी करना है या मुझे जॉब करनी है जिससे मैं घर की प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। तो वो क्या करेगा, चीजों को मम्मी पापा से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, उनसे सीखेगा कि मैं किस तरह से दुनिया में रहूं, ठीक है, और चीजों को सीखता है और क्या सही है क्या गलत है वो भी सीखना शुरू कर देता है। मतलब विवेक बुद्धि एक जो है आपकी विवेक ख्याति की कंडीशन, बुद्धि जो हम पढ़ते हैं वो इसमें आ जाती है सुपर ईगो में, ठीक है। तब क्या होता है, इस तरीके से जब वो कंटिन्यूटी में लर्निंग करने लग जाता है किसी भी चीज की क्या सही है क्या गलत है, तो उसके अंदर सुपर ईगो डेवलप हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, द सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज एंड द मोरल्स ऑफ सोसाइटी। क्या कहता है, हमारी जो सोसाइटी की वैल्यूज है मोरल है उनके साथ चलता है, विच आर लर्न फ्रॉम वंस पेरेंट्स। ये क्या हम किससे सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं या फिर हम अपने सोसाइटी के लोगों से सीखते हैं। इट डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 3 to 5 ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की पढ़ाऊंगी एजेस, ठीक है। तो इसमें तो देखिए ये अब आप बोलेंगे कि आपने तो 24 साल बोला था 3 से 5, तो मैं आपको जनरल एज के बेस पे बताई थी कैसा सा होता है। लेकिन ये हम जब मैंने आपको बताया ना कि जो फ्राइड है उन्होंने 1 से लेके 5 तक ही तीनों सारी स्टेजेस को बताया कि इसी टाइम पे कैरेक्टर डेवलप होता है हमारा, ठीक है। इन तीनों किसी पर्सनैलिटी में होते हैं या एक ही गुण तीनों एक ही पर्सनैलिटी में होते हैं। आप देखिए आपके अंदर ये साइड में क्या बोला, साइड का एग्जाम्पल 5 साल तक सब कुछ डेवलप होता है, तो आप इसको क्लासीफाई करो। जब आप जीरो जब पैदा होने से लेकर 1.5 या 2 साल तक आपके अंदर बहुत ज्यादा ईड की क्वालिटी रहती है, ठीक है। फिर उसके कहते हैं रियलिटी, आपके मम्मी पापा आपको बताएंगे नहीं बेटा नहीं लेना, दूसरे का टॉय है बेटा, वो रोने लग जाएगा, ऐसे नहीं करते। तो उस टाइम पे क्या मम्मी बताएगी कि नहीं बेटा, उसको भी दुख होगा, रियलिटी से वाकिफ कराते हैं। फिर जब 5th तक आते हैं तो क्या बोलेंगे, बेटा उसको नहीं मानना चाहिए, चोरी करना बुरी बात होती है, ठीक है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो उसको टीचर्स मिलते हैं, टीचर से सीखते। जब 5 साल का बच्चा होता है 3 से 5 साल का, तो उसको मोरल वैल्यू सिखाई जाती है, दूसरे को मारना नहीं चाहिए नहीं तो आपको पुलिस ले जाएगी, चोरी नहीं करना चाहिए नहीं तो अब पुलिस ले जाएगी, बुरी बात होती है, ठीक है। तो हम उनको क्या कहते हैं, सही करने उन्हीं के एज पे जाके उनको सिखाते हैं कि ये चीज नहीं करना, उनकी मोरल वैल्यूज को सिखाते हैं। तो ये पहले की स्टेज में आता है, अभी मैं आपको स्टेज पढ़ाऊंगी उसमें, ठीक है। द सुपर ईगो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मेकिंग जजमेंट, ये जजमेंट बनाने के लिए क्या सही है क्या गलत उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। देखिए आप स्लाइड में देख सकते हैं इसमें लिखा ईड, ईड वन मतलब आई वॉन्ट दैट, ये थोड़ा ब्लर होगी कोई बात नहीं। इसने बताया आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, ऐसा ईड का है कि मुझे ये चाहिए अभी चाहिए, ठीक है। ईगो क्या करता है, लेट्स फिगर आउट द वे वर्क टुगेदर, क्या कहता है दोनों चीज को देख के चलता है कि क्या करना है क्या नहीं। फिर आता है आपका नेक्स्ट सुपर ईगो, ठीक है। सुपर ईगो क्या करता है, ठीक है, देखा जाएगा मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग उन चीजों को करता है। गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोस थिंग्स, उनको लगता है कि नहीं यार नहीं मिला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे लोग ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो ये बताया गया। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए जय जी। ओके, ये वही चीज का एग्जाम्पल दिया उसी का कि ईद में दिया आई वांट टू ईट चॉकलेट, ईगो क्या बोलेगा, ईट स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट, कि थोड़ा सा खाएगा नहीं तुम भी खा लो। 2 फ्रेंड्स है तो दोनों फ्रेंड्स को 2 भाई बहन है, ठीक है, उनको उनके मम्मी पापा लेके गए शॉप में, एक चॉकलेट दिलाई, एक को बोले दोनों लोग ले लेना। तो बहन छोटी है भाई बड़ा है, ठीक है। बहन बोली कि मैं ही खाऊंगी पूरा, मेरे को खाना है, मेरे को ही चाहिए, भाई को तो मिले या ना मिले वो पूरा खा लेगी, ठीक है। ईगो में क्या होगा, ले भाई तू थोड़ा खा ले, थोड़ा खाना खा लूंगी। फिर इसमें क्या होगा, सुपर ईगो में आई एम ऑन सुपर डाइट, उसका भाई क्या बोलेगा, बहन तेरे लिए ही है यार, तू छोटी में तो डाइट पे चल रहा, मैं चॉकलेट नहीं खाता, ऐसा। तो सुपर ईगो में हमको मोरालिटी पे भी हम ध्यान देते हैं चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए गुरु जी। अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया उन सब को हम बोलते हैं आइसबर्ग मॉडल, ठीक है, तीनों को मिलाकर आइसबर्ग मॉडल। तो मैंने आपको 2 चीजें बताऊंगी, एक टोपोग्राफिकल मॉडल और ये था आपका आइसबर्ग मॉडल, ठीक है। तो आइसबर्ग मॉडल में आपका आता है ईड ईगो सुपर ईगो। देखिए सॉरी हाँ, आइसबर्ग मॉडल में कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस, चलिए आपको पूरा डायग्राम बना के दे देगा, वैसे तो देता नहीं है एग्जाम में,
ठीक है, आपको इसमें देखना है, डायग्राम को देखना है। देखिए, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस की एंड अनकॉन्शियसनेस माइंड की साइकोलॉजिकल थ्योरी है, एक्सप्लेन्ड यूजिंग एन आइसबर्ग मेटाफोर। ठीक है, इसमें आइसबर्ग आप जानते हैं क्या होता है? कोई मुझे बताइए आइसबर्ग मतलब क्या होता है? एनीवन? जो पानी के ऊपर जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर थोड़ी दिखती है, अंदर बहुत सारी होती है, तो पानी के ऊपर दिखती है। हाँ, कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं वाली कंडीशन है ना, कि दिखता बहुत कम है पानी के ऊपर, लेकिन अंदरूनी सतह पर सबसे ज्यादा होता है। वैसा ही है हमारे साथ, ये आइसबर्ग मॉडल को इसलिए डिस्क्राइब किया गया है हमारे माइंड के साथ। जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता एक्चुअली में वही होता है। ठीक है, अब मैं इसको समझाती हूँ आपको। देखिए, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आप इस डायग्राम में जाइएगा, ठीक है, साइड में लिखा कॉन्शियस, तो आपको जो दर्द मतलब कि जो आइस का जो पार्ट दिख रहा है व्हाइट कलर का, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा है, जो रियलिटी जो कि बाकी लोग देख पाते हैं या हम समझते हैं। फिर जो नीचे पानी के नीचे भी थोड़ा सा ऊपर है, मतलब पानी से थोड़ा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में, वो हमारा प्री कॉन्शियस। वो क्या करता है, कभी पानी के नीचे चला जाता है एकदम, कभी ऊपर आ जाता है, वो दोनों सिचुएशन पढ़ने पे काम करता है। अनकॉन्शियस है, वो एकदम डीप लेवल में है, वही पूरे आइस को संभाल के रखा है, उसी पे ही का हुआ है वो। अनकॉन्शियस सबसे नीचे। ऐसे ही हमारा ईड, ईड अनकॉन्शियस के साथ है। क्या है वो? हमारी दबी हुई चीजें जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर ईगो जो है हमारा कॉन्शियस, जो हम रियलिटी के साथ। अब इसमें देखिए, पहला आता है हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस अवेयरनेस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग में होती है, सबसे ऊपर होती है। while the unconscious is represented by the hidden below the surface of the water। ठीक है, कहाँ? वाटर की सरफेस के नीचे जो है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, तो आपको पूछेगा आइसबर्ग मॉडल किन्होंने दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने आइसबर्ग मॉडल दिया है, किसका? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये इसी में आपकी ईगो और सुपर ईगो और ईड आते हैं। ठीक है, एक सेकंड वेट पाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा पूजा जी। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी ऑफ माइंड। ठीक है, मैंने आपको पहला बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर आपका आता है ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी ऑफ माइंड, जिसमें आइसबर्ग का मॉडल हमें पढ़ना था। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए स्लाइड, टोपोग्राफी ऑफ माइंड। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखिए, टोपोग्राफी ऑफ माइंड या फिर आइसबर्ग का जो आपका सिद्धांत है, मॉडल है, दोनों सेम वर्क करता है। ठीक है, टोपोग्राफी ऑफ माइंड में बताता है कि आपका माइंड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देखिए, सेम आइसबर्ग का मॉडल बना है आपका। आप देखिए, सबसे ऊपर है कॉन्शियस, जहाँ पर ईगो वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपका प्री कॉन्शियस, जहाँ पर सुपर ईगो वर्क कर रहा है कि ये चीज नहीं करनी, कुछ हो गया तो ऐसा। फिर अनकॉन्शियस, जो आपकी ईड है, जो आपकी दबी हुई इच्छाएं, वो है अनकॉन्शियस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्शियस क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। स्पीड टेस्ट तो नहीं है यहाँ, आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो जी मैम। ओके, अब देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसमें बोला गया है इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट वी आर अवेयर ऑफ। इसमें सभी चीज आती है जिसके लिए हम अवेयर होते हैं। ठीक है, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ अवर मेंटल प्रोसेसिंग दैट वी कैन थिंक एंड टॉक अबाउट रेशनली। इसमें वो सभी चीजें आती हैं जिसको हम सोच सकते हैं और जिसके बारे में तर्कपूर्ण बता सकते हैं। तो कॉन्शियस मतलब जागृत। अगर हम इनको योग की भाषा में देखें, ठीक है, योग के कंटेक्स्ट में देखें, तो हमारी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ठीक है, और तुरिया, ये हमारी 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। उन्हीं को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। अब जो हमारी तुरिया है उसको सुप्रा कॉन्शियस कहते हैं। ठीक है, सुप्रा कॉन्शियस यहाँ पर नहीं बताएगा, साइकोलॉजिस्ट ज्यादा वो नहीं लेते उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर साइकोलॉजी में चेंज किया गया। तो कॉन्शियस मतलब जो चेतन अवस्था है। ठीक है, चेतन अवस्था की बात करते हैं तो इसमें बताया गया, जो मैंने आपको बोल दिया, कि हमारे रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसके लिए सोच सकते हैं और रेशनली से बात भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज आती है? इवेंट एंड एक्सपीरियंस दैट आर इजिली रिमेम्बर्ड।
जो कि चीजें हमें इजिली रिमेम्बर होती है। जैसे कि दिवाली कब है, नवंबर में दिवाली आती है। होली कब आती है, मार्च या फरवरी के महीने में आती है, ठीक है। और रक्षाबंधन कब आता है, सावन में आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एकदम याद रहती हैं, ठीक है। और रिट्राइव्ड आर कंसीडर टू बी विद इन वन कॉन्सेप्ट। अब अगर आप, कुछ लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता, तो एक बार थोड़ा सा सोचेंगे कि जैसे केबीसी में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, जैसे जो 10,000 तक के क्वेश्चन रहते हैं ना आपके, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, यही पूछेंगे, अच्छा बताइए कि आपको अरेंज करना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सा त्योहार पहले आता है, ठीक है। तो एकदम तो याद तो रहता है, हम एक बार रिट्राई करते हैं कि हमारे माइंड में आ जाता है, और उसका आंसर बोलते सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है। तो सीक्वेंस में लोग लगाते हैं उसका आंसर कि जो क्रिसमस डे है सबसे लास्ट में, वो बोलते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को कर पाते हैं, उस चीजों को वहां पर अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ उसको अटेंड कर पाते हैं, ठीक है। इसमें था एग्जाम्पल टेलीफोन नंबर। अब आपसे पूछ लिया जाए, मैं आप लोग किसी से पूछूं कि आप मेरा टेलीफोन नंबर बताओ, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा नंबर याद करना आपके लिए मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि अपनी मम्मी का नंबर बताइए, भाई का, पापा का, किसी का, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपने उनका नंबर याद किया और आपने अपने कॉन्शियस माइंड में उसको रखा कि कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत उसका आंसर दे दे। ऐसे ही बर्थडे, खुद का बर्थडे सबको याद रहता है, बहुत सारे लोग का, कुछ लोग का अपना भी नहीं याद रहता, ठीक है। तो अपना बर्थडे तो याद रहता है, कुछ और कुछ 3-4 लोगों का याद रहता है। मेरे जैसे लोग होंगे तो मेरे को 3-4 लोगों का बर्थडे याद रहता है, ठीक है। तो बर्थडे याद करने का जो चीज है वो भी आपके कॉन्शियस माइंड में आता है। तो या फिर कोई स्पेशल हॉलीडेज हो गए जिनको हम अपने रैशनल माइंड से जिसको सोच सकते हैं वो। अब आपसे कोई पूछ ले, राम जी का बर्थडे तो चलो लिखा हुआ है गीता पुराण में, रामायण लिखा हुआ। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद का बर्थडे कब आता है, ऋग्वेद का कोई बर्थडे होता है भाई, वो कभी तो पता तो एकदम तो नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा। ऐसे आपको पूछे विश्वामित्र जी का बर्थडे कब आता है। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपके लिए आपके सेंसेस से थोड़ा ऊपर की चीज है, जिनको आपने पढ़ा होगा बहुत कभी, लेकिन आपके डेली लाइफ में उसकी जरूरत नहीं है, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में जल्दी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा स्लाइड कर दिए, प्री कॉन्शियस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अब हम आते हैं प्री कॉन्शियस माइंड में। तो इसमें बताया गया इट इंक्लूड्स ऑल मेमोरीज दैट मे हैव बीन फॉरगॉटन। इसमें सब मेमोरीज होती हैं जो हम भूल चुके हैं, और आर नॉट इन प्रेजेंट अवेयरनेस, जो हमारी प्रेजेंट अवेयरनेस में नहीं है, बट विथ अटेंशन कैन बी रेडली रिकॉल्ड इनटू कॉन्शियसनेस। अब मान लीजिए आप लोग में से बहुत लोग हैं जिन्होंने बीएससी 4-5 साल पहले किया होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले किया था लेकिन फिर तो मास्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं, आपने जैसे कौन सी कविता मैम थी उस दिन, ठीक है, कविता मैम ने बताया कि मैंने डाइट और न्यूट्रिशन पढ़ा था। तो सर ने पूछा कि मैंने तो पूछा था अपने टाइम डाइट न्यूट्रिशन कौन पढ़ाया था, आपने बताया नहीं। तो कविता मैम ने क्या कहा कि मैंने 10 साल पढ़ा था, 10 साल पहले पढ़ा था सर, पर मैं अगर पढ़ूंगी तो मुझे याद हो जाएगी, ठीक है। तो चीजें क्या है, उन्होंने बहुत साल पहले की थी, जैसे बहुत पहले भूल चुकी है वो, लेकिन उनको वो करेंगी फिर से और अवेयरनेस में लाएंगी तो वो चीजों को याद हो जाएगी। ऐसे ही आपके, अब तो मोबाइल्स में होती है हमारी फोटोज, पहले क्या होता था, कैमरे से हम निकलवा के फोटो रखते थे अपने पास। अब आपने बचपन का एल्बम निकालिए, बचपन, अरे ये तो मैं हूँ 3 साल की थी, ऐसी दिखती थी, तो वो चीजें आप 3 साल के अपने पास भूल जाओगे, 3 साल पहले मैं यहाँ गई थी, आप उसको देख के आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें जो हम रिटर्न, मतलब कि दोबारा हम रिकॉल कर सकते हैं आराम से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस, हमारे प्री कॉन्शियस में होती है। एग्जाम्पल दैट टेलीफोन नंबर, ठीक है। मान लीजिए आपने कभी मेरा नंबर याद किया होगा, मतलब कि मैं आपकी अच्छी फ्रेंड हूँ, आपने मुझे मेरा नंबर याद किया होगा, तो किसी ने आपसे बोला कि मीनाक्षी का नंबर क्या, तो 3-4 डिजिट कर दोगे, आपको लास्ट का याद रहेगा, हाँ ये था, ठीक है। एड्रेस ऐसे हो गया, आप किसी के यहाँ बहुत पहले गए होंगे, ठीक है, तो आप उसके बाद 4-5 साल आपसे कोई पूछे तो वो रहते तो दिल्ली में है, पर दिल्ली में कहाँ रहते, यानी गांधीनगर में रहते हैं। अच्छा, गांधीनगर में कहाँ रहते, फिर बोलेगे अच्छा गांधीनगर में उस मोहल्ले के पास रहते क्या, तो हाँ ठीक है वहां रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के वो चीजें याद हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसमें होता है इट इज थॉट टू बी पार्शली अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपर ईगो। ये क्या होता है, पार्शली अंडर सुपर ईगो के कंट्रोल में रहता है ये, ठीक है। विच हैज टू सप्रेस अनएक्सेप्टेबल थॉट। अब क्या है देखिए, वही चीज हमारे प्री कॉन्शियस में जाती है, प्री कॉन्शियसनेस में जाती है, जो हमको उस टाइम पे जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारा कुछ बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा था, हम बहुत मस्तीखोर थे, ठीक है, मजे करने वाले थे। अब ये भी क्या है हमारे लिए, फिलहाल के लिए तो जेड एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 3 महीने से मैं एकदम सीरियस हो गई, मैं मजाक ही नहीं कर रही, ठीक है।
अब एकदम से क्या हुआ, वो बिहेवियर या वो थॉट अभी मेरे लिए जरूरी नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए वो दब गया मेरा बिहेवियर। जैसे मेरा जेआरएफ एग्जाम खत्म होगा, मेरे फ्रेंड बोलेंगे चाहे पार्टी करने चले, तो मैं जल्दी चले जाऊंगी, ठीक है। तो वो चीजें दोबारा आ जाएंगी, दोबारा रिकॉल हो जाएंगी। तो वही है, ये हमारे सुपर ईगो की वजह से सप्रेस रहता है कि अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, अभी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, तो मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं 3 बजे तक सोती थी, अब मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में आ जाइए। ओके, अनकॉन्शियस के बाद वाला, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमारा अनकॉन्शियस स्टेज में बताइए, इट इंक्लूड्स ऑल मेमोरीज दैट वन इज अनेबल टू ब्रिंग द कॉन्शियस अवेयरनेस। इसमें वो मेमोरीज होती हैं जिसको हम बहुत चाह कर भी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं ला सकते, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ 3 टोपोग्राफिकल लेवल, ये सबसे ज्यादा बड़ा होता है टोपोग्राफिकल लेवल में। इट कंसिस्ट ऑफ अनप्लीजेंट एंड नॉन एसेंशियल मेमोरी। इसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट मतलब कि जो हमें सुख नहीं दे रही है, मतलब कि हमें दुख देने वाली, ठीक है। और नॉन एसेंशियल मेमोरीज, ठीक है। मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो जिससे हमारे पैर में लगे, कुछ लोग होते हैं तो वो उनको अपने आप का करके डाइवर्ट करते माइंड को, वो चाहते नहीं कि वो हमारे दिमाग में है, तो वो अनकॉन्शियस में चल जाता है, ठीक है, उसको वो अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। अब इसके बाद बताया गया दैट हैज बीन रिप्रेस्ड एंड कैन बी रिट्राइव्ड थ्रू थेरेपी। इसमें क्या कहते हैं, हम इसको थेरेपी के द्वारा या हिप्नोसिस किया जाता है, याद नहीं आती किसी को चीजें, बहुत माइंड में कब क्या किया था आपने देखा होगा, अपरिचित मूवी देखी होगी, और बहुत ऐसी मूवी जिसमें हिप्नोसिस के बारे में बताया, ठीक है। विथ अदर सब्सटेंस दैट अल्टर अवेयरनेस, कुछ चीजों का यूज किया जाता है जिससे वो चीजें उनके बॉडी से बाहर निकले। ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है, जैसे कि हिस्टीरिया एक प्रॉब्लम है जो वुमेन्स में ज्यादा आकर होती है, ठीक है, फीमेल्स में होती है हिस्टीरिया की प्रॉब्लम। आप देखेंगे वो 12 से लेके 25 साल की एज की वुमेन से ज्यादा होती है। वो क्या करेंगी, अपनी सारी चीजों को सप्रेस करते जाएंगी, कुछ बनना है उन्हें, कुछ करना है, नहीं कर सकते, उनको सिचुएशन नहीं मिल रही है, तो वो सब कुछ क्या करते जाएंगे, अपने मन में ही रखती जाएंगी कि मैं नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही। तो ऐसे में क्या होगा, जब वो अपनी बातों को नहीं रख पाएंगी तो कुछ अटेम्प्ट करेंगी, फांसी लगाने की कोशिश करेंगी या फिर भाग जाने की कोशिश करेंगी, खुद की सेल्फ हार्म करने की कोशिश करेंगी, जिससे कि लोग उनकी तरफ अटेंशन दें, ठीक है, अटेंशन के लिए वो करते हैं। तो ये तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें ये होता है कि वो अनकॉन्शियस चीज को बाहर नहीं निकाल पाती, तो फिर वो उनके बिहेवियर को उस तरीके से इफेक्ट करता है। इसे होता है अकॉर्डिंग टू फ्राइड द अनकॉन्शियस कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। ये क्या करता है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और एन एक्सपीरियंस इवन दो वी आर अनअवेयर ऑफ दिस अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस, क्या होता है, ये हमारे बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हम नहीं जानते कि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं, बिना हमारे जाने हुए ही ये हमारे बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए कुछ भी 2-3 साल ब्रेकअप जैसी कुछ चीजें हो गई या फिर कुछ भी हुआ, नॉर्मल चीज देख लीजिए कि हमको, जैसे कोई लड़की आईपीएस बनना चाहती है, ठीक है, उसके घर में उसको बोल दिया जाए कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, घर का काम करो, ठीक है। अब वो लड़की घर का काम कर रही है, उसके दिमाग में, किसी लड़की को देखिए आईपीएस है वो, उसके दिमाग में बड़ी चीज होती है, तो क्या होगा, उसके अंदर आईपीएस बनने की जो इच्छा थी, जो उसके अंदर पर्सनैलिटी उसने डेवलप की, अचानक से कभी घर में काम करते करते गुस्सा कर देगी, वो एंगरनेस उसके अंदर आ जाएगा। तो वो चीजें हमारे बिना जाने ही हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दिए पूजा जी। मैम हाँ मैम अनकॉन्शियस माइंड वो अनप्लेजेंट मेमोरीज होती है जो हमारे माइंड में बैठ जाती है एंड वो फिर हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करता है, यही मतलब है मैम? हाँ, देखिए कुछ कुछ तो अनप्लीजेंट और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम, जैसे मैंने अभी आपका आईपीएस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उसके लिए उसको चाहिए है वो, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या, घर वाले नहीं देना चाह रहे हैं, तो वो किस कंडीशन में है, उसके लिए वो दुख की कंडीशन बन रही है अभी, कि घर वो बनना चाहती है लेकिन घर वाले उसको बोल रहे हैं, मना करें, तो उसके लिए अनप्लीजेंट है कि मैं ये करूंगी तो मेरे आसपास लोग परेशान होंगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगी, ठीक है। तो छोड़ देना चाहिए, घर के काम नहीं करके शादी ब्याह करो, मुक्त हो जाओ, ये सोचेगी वो लड़की, वो अपने माइंड में रखी रहेगी, वो चीजें को ससुराल जाएगी कभी या कुछ करेगी तो उसके बाद दोबारा आएगा। तो अनप्लीजेंट चीजें ही और ऐसा बिहेवियर जो हमको उस टाइम पे नहीं करना है, ठीक है, तो हमने कर दिया वो चीज, या फिर कोई चीज हमने किया है और हमने छुपा लिया लोगों से, ठीक है, तो वो चीज हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं आएगी, वो होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। इज इट क्लियर? ओके,
नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, यही वही चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ओके, स्टेजेस ऑफ ये करा के फिर मैं कराऊंगी आप लोगों को। अब आता है हमारा थर्ड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पेज कर दीजिए। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब कि आपकी बॉडी, जो आपके जो स्टेजेस है वो किस तरीके से, देखिए डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस होता है, ठीक है। मुझे बताइए डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? एनीवन? एनाटॉमी पढ़ी होगी आप लोगों ने। डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस बताइए कोई भी। ग्रोथ यानी अपने बॉडी की ग्रोथ होती है, और डेवलपमेंट यानी अपने थॉट्स वॉट्स सब कुछ, अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ऐसे है क्या? ग्रोथ एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट होता है एक फिक्स स्टेज हो सकती है। वेरी गुड, आप दोनों ने बहुत करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। अब हम जैसे हम पढ़ते हैं, हम क्या पता है एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन एक हमारा आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो जायगोनिज्म, कम होगा तो ड्वार्फिज्म, वो हमारे बॉडी के लेवल पर वर्क करता है, ठीक है। तो एक टाइम होता है जहाँ पर ग्रोथ होती है, कंटिन्यू होती है, लेकिन एक एज आती है जहाँ पर वो रुक जाती है, ठीक है, उसके बाद नहीं होता। वैसे ही हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट हमारे मेंटल लेवल पर वर्क करता है, हमारी बॉडी के लेवल पर वर्क नहीं करता। तो ग्रोथ वर्ड हम बॉडी के लिए यूज करते हैं, डेवलपमेंट हमारे माइंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे फ्राइड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी बताई है। इन्होंने क्या बताया, द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय फेमस साइकोएनालिस्ट, इनको साइकोएनालिस्ट कहते हैं, ठीक है, सिगमंड फ्राइड, एंड डिस्क्राइब हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ चाइल्डहुड। इन्होंने मेनली चाइल्ड पे बताया, इसलिए इन्होंने चाइल्ड से स्टार्ट किया सब कुछ, ठीक है। Psychoanalytical theory suggests that personality is mostly established by age of 5। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पर्सनैलिटी कब स्टैब्लिश होती है, हमारे एज ऑफ 5 में, ठीक है, 5 साल की उम्र में। अर्ली एक्सपीरियंस प्ले अ लार्ज रोल इन पर्सनैलिटी। हम जो चीजें उस एज में करते हैं, ठीक है, वो हमारी पूरे पर्सनैलिटी को, पूरी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर लेटर इन लाइफ। अगर हमने 5 साल तक कुछ भी ऐसी चीजें जो मतलब नहीं होनी चाहिए या हो गई, या कुछ भी चीजें हम एक्सपीरियंस करें, हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले गए, हमें हॉस्टल में भेज दिया गया, अकेला कर दिया गया, तो उसका हमारे पूरे लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। ठीक है, आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ठीक है, डायग्राम थोड़ा ब्लर है पर मैं आपको बताया। सबसे शुरू में आप देखिए ओरल स्टेज है, ठीक है, इनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। ओरल स्टेज होती है हमारी 0 to 2 ईयर, ठीक है। फिर होती है हमारी एनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं 2 to 3। देन होती है फैलिक स्टेज, जिसको 3 to 7 होती है। लेटेंसी होती है 7 to 11, और जेनाइटल होती है 11 से एडल्टहुड तक, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ओके, आप देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बर्थ से लेके 18 मंथ तक, ठीक है, 18 मतलब 1.5 साल, या फिर आप 2 साल कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ओरल स्टेज, हाँ नेक्स्ट पेज। ओरल स्टेज में बताया है, ड्यूरिंग द ओरल स्टेज द इन्फेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन अकर्स थ्रू द माउथ, ठीक है। इसमें जो बच्चा नवजात शिशु पैदा हुआ है वो कैसे करता है इंटरेक्शन, अपने माउथ के थ्रू। सो द रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स द स्पेशली इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी क्या कहते हैं, हाँ, जो मदर है उनका ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया द माउथ इज वाइटल, ठीक है, फॉर ईटिंग। ये क्या होता है, ईटिंग के लिए अच्छा होता है। एंड द इन्फेंट डिराइव्स प्लेजर, उनको क्या होता है, प्लेजर मिलता है फ्रॉम द ओरल स्टिमुलेशन थ्रू ग्रेफाइंग एक्टिविटी सच एज टेस्टिंग एंड सकिंग। तो इसमें हमें क्या होता है, हम इन्फेंट नवजात शिशु की बात की जा रही है, तो उनको प्लेजर चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इनको प्लेजर कैसे मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग से, सकिंग से और टेस्टिंग से इनको जो है प्लेजर मिलता है। इसलिए बताया गया द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट एट दिस स्टेज इज वेनिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो बोलना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट होता है वो वेनिंग मतलब आपको होता है क्यों किस तरह से उसको वो नहीं मिलता है, फिर मदर उसको वो प्लस जो फीड है वो नहीं करा पाती है, तो उसको उस टाइम पे या फिर केयर नहीं कर पाती है, तो उसकी वेनिंग प्रोसेस नहीं हो पाती। अब इसमें बताया गया इफ फिक्सेशन अकर्स एट दिस स्टेज, फिक्सेशन, ठीक है, Freud believed the individual would have issues with dependency और aggression। इसमें क्या होता है, अगर
फिक्सेशन रहा, ठीक है। फिक्सेशन मतलब कि बच्चा क्या है, माँ के साथ है। कुछ कुछ बच्चों को आप देते होंगे केवल वो अपने माँ मम्मी और पापा के गोद में ही रहते, किसी और के पास नहीं रहते, फिक्स फिक्स रहते एकदम। मम्मी के पास पूरे टाइम चिपके रहेंगे कि नहीं बस मुझे माँ चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उनके अंदर डिपेंडेंसी आ जाती है, ठीक है, ज्यादा कि वो उन पे ही डिपेंड रहते हैं हमेशा। और क्या होता है एग्रेशन, अगर उनको उनकी मम्मी नहीं मिली और पापा नहीं मिले तो उनके अंदर एग्रेशन हो जाता है। तो ओरल फिक्सेशन कैन रिजल्ट इन प्रॉब्लम विथ ड्रिंकिंग, इसमें क्या होता है, और बच्चे क्या कहते हैं उनको आदत होती है केवल मिल्क की। तो बोला गया था कि 6 मंथ तक ही आपको फीडिंग कराएं, उसके बाद बच्चों को दाल या फिर कोई और चीजें दें। तो अगर ओरल फिक्सेशन हो गया तो उनको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, ईटिंग की, नल बाइटिंग की प्रॉब्लम, गुस्से में चीज तो बता नहीं सकते तो नल बाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, स्मोकिंग की और ईटिंग की, ठीक है। तो 6 मंथ तक उनको ब्रेस्ट फीड और फिर उसके बाद दाल दलिया जो भी लिक्विड आइटम है वो देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। अब आती है हमारी एनल स्टेज, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या बताया गया, ये 18 मंथ से लेकर 3 years तक होता है एनल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ओके, एनल स्टेज बताया गया, ड्यूरिंग द एनल स्टेज, 1 minute, हाँ, Freud believed that the primary focus on a libido, ठीक है, was the controlling bladder and bowel movement। इसमें क्या होता है, लिबिडो हम आगे पढ़ेंगे। लिबिडो एक वो होती है हमारी इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है। लिबिडो मैं शायद आप लोग को कल पढ़ाऊंगी या फिर देखती हूँ बता दूंगी। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, इसमें बताया आपका नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ, कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बॉल मूवमेंट। इसमें क्या करता है बच्चा कि अपने ब्लैडर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बॉल मूवमेंट को। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट एट दिस स्टेज इज टॉयलेट ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है बच्चे जनरली, छोटे बच्चे को आप क्या देखेंगे कि वो जनरली क्या करता है, डायपर होता है उसमें ही टॉयलेट उनको करना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। बट चाइल्ड हैज टू लर्न टू कंट्रोल हिज एंड हर बॉडली नीड्स, ठीक है। उनको सिखाया जाता है कि आपको बेटा अगर वॉशरूम जाना तो आप बता देना, टॉयलेट जाना तो आप बता देना, ठीक है। ऐसी चीजें इनको सिखाई जाती है। अकॉर्डिंग टू कैट, इनएप्रोप्रिएट पैरेंटल रिस्पॉन्स कैन रिजल्ट टू नेगेटिव आउटकम। अगर इस टाइम पर इनको एक सब चीजें नहीं बताई जाएंगी तो इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होगा इसमें, एक सेकेंड, हाँ, एनल रिटेंसिवनेस आ जाएगी इनके अंदर। उनको नहीं बताया जाएगा कि आपको जब ऐसा प्रेशर फील हो तो आपको जाना है, तो वो क्या करेंगे, रिटेंस करके रखेंगे चीजों का। वो सोचेंगे जब मम्मी फुर्सत होगी या पापा जब भी हम उनको बताएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इस वजह से उनकी रिजिड और ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी हो जाती है। तो आप ये तो है बॉडीली मूवमेंट, लेकिन उसका माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो क्या है, उसका हमेशा कंट्रोल में रहने की आदत होगी कि मुझे तो अपने बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करके रखना है। तो उसकी बॉडी भी वैसे रिजिड और माइंड भी रिजिड हो जाएगा। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी एक चीज को बार बार सोचना, ठीक है, ऑब्सेसिव का पर्सन जो हम पढ़ते हैं। और एनल एक्सप्रेसिव, ठीक है, मैसी हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी हो जाएगी। क्योंकि आप कुछ बच्चों को देखते होंगे, अभी भी आप देखते होंगे, बड़े होते तक कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जो है क्लीनिंग, मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमारी हैबिट में है ना कि वॉशरूम जाओ तो सब अच्छे से अरेंज करो, ठीक है, सब कुछ। कुछ कुछ आप देखते होंगे बहुत डिसऑर्गेनाइज होते हैं, गए वॉशरूम साबुन कहीं और पड़ी है, बॉटल कहीं और, सब कुछ इधर उधर रखा हुआ है, तो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं वो, अगर उनको बचपन से नहीं सिखाई जाती चीजें तो, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एनल स्टेज में उनको बस टॉयलेट ट्रेनिंग और सब चीजें बॉल मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड स्टेज के बाद है, हाँ, फैलिक स्टेज। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इधर एक बार पिक्चर देख लीजिए, इधर फादर है और एक बच्ची है छोटी सी, इधर मदर है, उनका बेटा है, ठीक है। ये सोचने में थोड़ा लगता है 3 to 6 ईयर की स्टेज है, बताती हूँ मैं आपको। जनरली हम देखते हैं, बोलते हैं ना कि फादर है तो उस बच्ची हमेशा उनके साथ रहती है, फेवरेट होते हैं बेटियों के पापा या बच्चियों के बेटों के मम्मी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है जो सिगमंड फ्राइड ने बताई है। नेक्स्ट पेज कर दीजिए नीचे, देखिए इन्होंने क्या बताया, ड्यूरिंग द ट्वेलिक स्टेज द प्राइमरी फोकस ऑफ द लिबिडो इज ऑन अ जेनाइटल। इसमें क्या होता है, जेनाइटल पे उनका फोकस होता है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन ऑल्सो बिगिन टू डिस्कवर डिफरेंस। ये क्या कहते हैं, इस टाइम पे चिल्ड्रन जो है वो सीखते हैं डिफरेंस किसके बीच में, मेल्स और फीमेल्स के बीच में, और अगर होते हैं सेक्सुअलिटी के लिए कि मेल कौन है फीमेल कौन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज होती है, ठीक है, एडिपस
हाँ कहाँ गया, एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जेनाइटल स्टेज में एडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, एडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स मदर। इनमें मतलब बॉयज में ऐसा पाया जाता है कि वो उनकी मदर के लिए उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर अनकॉन्शियसली होती है और उनको फादर से कंपटीशन की भावना आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिमिल्टेनियसली फियर द डैड, ये बचपन में पापा से अपने डरते हैं, ठीक है, एंजाइटी बहुत होती है उनको, तो मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और फादर से फियर होता है। वैसे ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है गर्ल्स में, अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर होती है फादर की तरफ और मदर से कंपटीशन होता है, ठीक है। तो ये हमारी 3 to 6 एज में पाया जाता है। इवेंचुअली द चाइल्ड बिगिन टू आइडेंटिफाई विद द सेम सेक्स, ठीक है, पेरेंट्स एज द मीन्स ऑफ विक्टोरियस प्रोसेसिंग ऑन द अदर पेरेंट्स। ये क्या करते हैं, अब अपने सेम सेक्स के साथ कंपटीशन में रहते हैं, जैसे कि मदर हो गया वो भी फीमेल मैं भी फीमेल, तो उनके साथ कंपटीशन करेंगे और हमारे जो अपोजिट सेक्स जैसे फादर हो गए उनके तरफ हमारा जो अट्रैक्शन है या फिर डिजायर है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसा आपका जेनेटल स्टेज में होता है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम जाएंगे, बस 2 स्टेज है आज के लिए, इनफ है इतना। नेक्स्ट स्टेज है लेटेंसी स्टेज, जो कि हमारी 6 से 12 साल की होती है, सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है वैसे ये। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, आज देख लेंगे, बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे रहे, बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इससे बताया गया ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल ईयर, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल ईयर मतलब की लेटेंसी 6 से 12 की, द फोकस चेंजेस फ्रॉम ईगो सेंट्रिक टू मोर इंटरेस्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज। इसमें क्या करता है, बच्चा अकेले रहने से ज्यादा ग्रुप की तरफ, ग्रुप एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। लर्निंग, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर, सीखने की इच्छा होती है। सोशलाइजेशन होता है पीयर्स के साथ, अपने साथ वाले लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, खेलना पसंद करेंगे, जाएंगे एकदम बढ़िया, बच्चे लोग छोटे छोटे आप देखते होंगे। द लेटेंट पीरियड इज टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इस टाइम पे बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, पढ़ाई ज्यादा करेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, डांस एक्टिविटीज हो गई या फिर ग्रुप डांस हो गया, कोई प्ले हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, इन सब में ज्यादा जाएगा। इन विच द सेक्सुअल एनर्जी इज स्टिल प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें एक्सप्लोरेटर जिसमें सेक्सुअल एनर्जी रहती है, बट इट इज डायरेक्टेड इनटू अदर एरिया। इसमें सेक्सुअल एनर्जी तो रहती है लेकिन किसी बॉडी ऑर्गन की तरफ नहीं जाती। आपने जैसे देखा होगा जेनाइटल में जेनाइटस की तरफ जाती है, एनल में एनल की तरफ जाती है, ओरल में सकिंग मतलब कि बॉन की तरफ, ठीक है। लेकिन लेटेंसी स्टेज में कहता है एनर्जी तो रहती है सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी का नाम है लिबिडो है, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी रहेगी लेकिन ये अच्छे काम की तरफ जाती है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल परसूट्स और सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। अपनी एनर्जी को एक खेल कूद इन सब में वेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए पूजा जी। नेक्स्ट आती है हमारी जेनाइटल स्टेज, जो कि 13 ईयर्स होती है एडल्टहुड की, फिर 13 ईयर्स से लेकर एडल्टहुड तक रहती है ये जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके, इसे बताया ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें ये फाइनल स्टेज होती है। द इंडिविजुअल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो उसके बाद की अवस्था होती है, मतलब 12 साल के बाद की देखेंगे तो अपोजिट सेक्स, मतलब बॉयज हो गए वो गर्ल्स के साथ रहना पसंद करेंगे, गर्ल्स होंगे बॉयज के साथ रहना पसंद करेंगे, ठीक है। दिस स्टेज बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी टाइम के बस लास्ट थॉट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पर्सन लाइफ। ये कहती है ये स्टार्ट तो प्यूबर्टी के टाइम होगी पर पूरे लाइफ टाइम तक ये चलते रहती है। इफ द अदर स्टेज हैव बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अगर जो इसके पहले की 4 स्टेज थी अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड होती हैं, द इंडिविजुअल शुड नाउ बी वेल बैलेंस। अगर ये चारों चीजें मतलब ओरल स्टेज हो गया, एनल स्टेज हो गया, लेटेंसी और टैलिक, अगर ये चारों से अच्छे से चलती है तो जो जेनाइटल स्टेज है वो वेल बैलेंस होती है, ठीक है, केयरिंग होती है। और इसका गोल होता है वो बताता है बैलेंस बनाना, किसके लिए, वेरियस लाइफ एरियाज के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपके स्टेजेस कंप्लीट होता है, आई थिंक लास्ट साइड थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे स्टेज हमने पढ़ लिए। कल 10 तो कार्य हो चुकी है, थोड़ा बड़ा है, मैंने इसलिए इसको आराम समझाया क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, टाइम टेकिंग था, तो सॉरी उसके लिए 6 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए मैंने आप लोगों के, एक्स्ट्रा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो और कुछ डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक? नहीं, ठीक है, चलिए।
तो मीनाक्षी जी, हाँ हेलो। मीनाक्षी जी, जो आपने हाँ पर्सनालिटी बताए थे, केटल, TAT और कैट, तो उसकी फुल फॉर्म बता देना एक बार। किसके, CAT और TAT के? हाँ, CAT का फुल फॉर्म था चिल्ड्रन अपर सेक्शन टेस्ट। वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ी ना ब्रेक हो रही है शायद, या मुझे ही लग रही है, पता नहीं। अच्छा, देखिए इसमें है, मैं आपको टाइप भी कर दे रही हूँ, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसमें जी, आप बाद चिल्ड्रन में भेज अपर देना, चैट सेक्शन। में बाद में भेज देना, ठीक है, ग्रुप में। हाँ ठीक है, चिल्ड्रन अपर सेक्शन टेस्ट है आपका और थीमेटिक अपर सेक्शन टेस्ट है। आवाज आ रही है? वैसे मैंने भेज दिया है दोनों ग्रुप में, इसी में मैसेज कर दी, ठीक है, देख लीजिएगा। ब्रेक हो अब रही है, मैं, क्लियर नहीं है आवाज, ब्रेक हो रही है। ओके, हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज मेरी? इज इट ओके नाउ? ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन आंसर कल ही करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, किनसे रिक्वेस्ट करूं, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं भावना जी से कि प्लीज प्रेयर करा दीजिए, इवनिंग प्रेयर। ओके, प्लीज। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांति मंत्र के साथ हम आज का समापन करेंगे, आज के सेशन का। लंबा सांस भरेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। मीनाक्षी जी को भी धन्यवाद, उन्होंने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया। और सभी के स्वास्थ्य की कामना करेंगे, सभी का अच्छा स्वास्थ्य हो, सभी के तीनों प्रकार के दुख दूर हो, ऐसा मन में भाव रखते हुए दोनों हथेलियों को रब कर लेंगे और धीरे से आइस पे रख के वापस आएंगे। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू। थैंक यू।